हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कैसे की जाती है। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, माना ठीक है कोई प्रकाश पुंज पीए और क्यूसी ना, एक प्रकाश पुंज है। ठीक है, प्रकाश पुंज को ही क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। ठीक ना, तो माना कोई समतल तरंगाग्र ए बी, क्या है? ए बी कोई समतल तरंगाग्र है। ठीक है, जो एक पृथक्कारी पृष्ठ M1 और M2, जो एक परावर्तक पृष्ठ M1 और M2 पर कोण I पर तिरछा आपतित होता है। कितने कोण पर? कोण I पर तिरछा आपतित होता है। ठीक है, जब ये समतल तरंगाग्र कोण I पर, ठीक है, अभिलंब के साथ कितना कोण बना रहा है? कोण I पर तिरछा आपतित होता है। तो जैसे जैसे जब तरंगाग्र AB पृथक्कारी परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A से टकराता है तो यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार जब कोई समतल तरंगाग्र किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो वहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। तो जैसे जैसे तरंगाग्र AB A से C तक के प्रत्येक बिंदु से टकराता है और वहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। तो अब देखिए, जब तरंगाग्र B बिंदु C से टकराता है तो उतने ही समय में तरंगाग्र AB का बिंदु B जब बिंदु C से, जितने समय में बिंदु C से टकराता है, ठीक है, टकराने में जितना समय लेता है उतने ही समय में उतनी ही दूरी ये जो तरंगाग्र का बिंदु A है यहां से द्वितीयक तरंगिका निकल के AD दूरी तय करती है। उतनी ही दूरी ना, यानी जितने समय में ये बिंदु B C तक पहुंचेगा, यहां से जो द्वितीयक तरंगिका निकलती है A से, वो भी उतनी ही दूरी तय करती है। मान लेते हैं इस समतल तरंगाग्र AB को बिंदु C तक पहुंचने में कितना समय लगता है? T समय लगता है। तो T समय में, और ये V चाल से चल रही, जिस चाल से ये तरंगे चलेंगी उसी चाल से द्वितीयक तरंगिकाएं भी चलती हैं। जैसे जैसे ये तरंगाग्र AB AC के प्रत्येक बिंदु से टकराता है, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर CD की तरफ चलती हैं और CD तरंगाग्र की नई स्थिति प्राप्त होती है। और ये CD कैसे प्राप्त होती है देखते हैं। जितने ही समय में AB का बिंदु B C तक पहुंचता है उतनी ही दूरी ये C से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका भी उतने ही समय में तय करेगी। ठीक ना, तो अगर ये जो B से C तक पहुंचने में T समय लगा है, B से C तक पहुंचने में T समय लगा है और V चाल से चल रहा है, तो ये दूरी कितना हो जाएगी? ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी VT। ये कितना होगी? VT। ठीक है, BC बराबर कितना जाएगा? BT। और उतनी ही दूरी ये यहां से जो द्वितीयक तरंगिका A से निकली है वो AD उतनी ही दूरी तय करेगी। यानी यहां से क्या मिल जाएगा? BC बराबर AD, BC बराबर AD और बराबर कितना होगा? VT बराबर कितना? VT दूरी तय करेगी। कितना दूरी तय करेगी? VT। ठीक ना, अब यहां से ये जैसे जैसे तरंगे पृथक्कारी पृष्ठ के बिंदु A से C तक के प्रत्येक बिंदु से टकराती है, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और वो परावर्तित होकर इस तरह से चलने लगती हैं। और मान लिया ये परावर्तित तरंगाग्र अभिलंब N1 के साथ N1 के साथ कोण R बना रहा है, तो हमारा टारगेट क्या है? सिद्ध यही करना है कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर। टारगेट हमारा यही है कि जो कोण I है वो कोण R के बराबर होता है, यही प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा देखिए, यहां से ये आपतित तरंगाग्र ये पृथक्कारी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के M1 M2 सिरे से टकराया है। ठीक है, और यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकली हैं जो
परावर्तित तरंगाग्र कहलाती हैं। ठीक है, और ये देखिए तो ओवरऑल यहां से क्या मिल रहा है, आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों कागज के तल के तीनों कागज के तल में ही स्थित है। ये तीनों ही किस तल में स्थित है, कागज के तल में, कागज के तल के लंबवत कह सकते हैं ना, कागज के तल के लंबवत स्थित है, अर्थात तीनों एक ही तल में स्थित है। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम का व्याख्या हो गया कि आपतित तरंगाग्र तथा परावर्तित तरंगाग्र एवं परावर्तक पृष्ठ से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। यह प्रकाश के परावर्तन के नियम की प्रथम नियम की व्याख्या हो रही है। चलिए देखिए, तो हमने कहा कि ये जो ए से डी तक है ये प्राप्त कैसे हो रहा है, तो सर्वप्रथम क्या लेते हैं, बीसी लंबाई का, बीसी लंबाई का एक चाप लेते हैं और ए से डी तक बीडी चाप लगाते हैं, ए से डी त्रिज्या का ना, बीसी त्रिज्या का चाप, कितने त्रिज्या का, बीसी त्रिज्या का एक चाप लेते हैं और ए से डी पर चाप लगाते हैं। अब बिंदु डी पर सी से स्पर्श रेखा खींचते हैं, बिंदु डी पर सी से क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो अब जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आपको पता है जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा कक्षा 10 में आप लोग पढ़े हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, अर्थात कोण डी भी क्या मिल गया, 90 अंश मिल गया। चलिए अब बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। अच्छा ये देखिए, अभिलंब मतलब पृथककारी पृष्ठ पर ये लंब होता है, अभिलंब मतलब पृथककारी पृष्ठ पर क्या होता है, लंब होता है। और ये टोटल कोण, ये भी, ये जो तरंगाग्र ए बी की स्थिति है इन किरणों पर भी लंब होता है, प्रकाश की जो किरणें हैं उन पर क्या होता है, लंब होता है, अर्थात समकोण बनाता है। ये कोण टोटल कितना है, 90 है, ये टोटल कोण 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कोण 90 माइनस आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, ठीक ना, यानी 90 माइनस आई हो जाएगा। ये कोण आई है, यानी ये पूरा कोण 90 है, ये आई है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगर ये 90 माइनस आई हो गया, अब हमें अगर निकालना है कि जो BC है, तरंगाग्र AB है, वो AC के साथ कितना कोण बना रहा है, तो यहां से निकालने, क्योंकि भाई ये देखिए ये टोटल एंगल भी आपका कितना है, ये पूरा जो NAC है, कोण NAC, कोण, चलिए भाई इसको लिखते चलते हैं। यहां से देखिए कोण PAN बराबर आई है, और कितना, PAN बराबर आई है, और PAB, कोण PAB बराबर कितना है, 90 अंश है, बराबर कितना, ये PAB ये पूरा कितना है, 90 अंश है। तो 90 में से अगर आई घटा देंगे तो कितना, NAB मिल जाएगा, कोण NAB बराबर 90 माइनस आई, NAB 90 माइनस आई हो गया। तो अब कोण BAC निकालेंगे, कोण BAC बराबर, अब देखिए क्योंकि ये भी पूरा 90, NAC में से कोण NAC माइनस कोण B, भाई NAC में से क्या, NAC में से NAB घटा दे, कोण NAB घटा दे, तो NAC 90 है ना, तो 90 माइनस NAB यानी 90 माइनस आई है, ये 90 माइनस आई है ना, ब्रैकेट लगा के, तो ये 90 से 90 कट जाएगा, बराबर कितना बचेगा, कोण आई बचेगा, यानी कोण BAC बराबर आई मिल गया, यानी ये वाला एंगल कितना आपका आ गया, आई आ गया, ये कोण आ गया, आई आ गया। चलिए अब चलते हैं, आगे चलते हैं। अब इसी तरह से जब ये कोण R है, ये कोण R है, इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये कोण जब R है और ये टोटल 90 होता है, तो ये 90 माइनस R हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 माइनस R हो जाएगा। जब ये 90 माइनस R हो तो ये भी भाई अभिलंब पृथककारी पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, अभिलंब पृथककारी पृष्ठ के साथ कितना कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो 90 में से ये 90 माइनस R घटाएंगे तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, R आ जाएगा, ये कोण कितना आ जाएगा, R, यानी कि आपको मिल जाएगा इसी
प्रकार कोण कितना DCA बराबर R ना। इसको समीकरण 1 बना लिए, इसको समीकरण 2 बना लिए। कोण DCA बराबर कितना आ गया? R आ गया। अब त्रिभुज BAC और त्रिभुज किसमें? DAC में, ठीक है। त्रिभुज DAC में देखिए कोण B बराबर कोण D बराबर 90 अंश। भाई 90 अंश, इसको हमने सिद्ध किया कैसे? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये 90 अंश आ गया। ये दोनों त्रिभुज समकोण है, अर्थात सिद्ध हो गया ये दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण है। अब इनका कोण क्या है? उभयनिष्ठ है। AC बराबर AC क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। AC बराबर देखिए AC बराबर AC उभयनिष्ठ है और BC बराबर AD ठीक है। BC बराबर क्या है? AD है ना, और यही बराबर कितना है? VT की, ठीक है। ये ऊपर दिया गया है, ठीक है। इसको कोई क्वेश्चन अगर बनना चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। ये VT ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज का कोण और कोई एक भुजा बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज का कोण तो अर्थात ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज BAC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DAC के, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि किसी त्रिभुज का कोण और कोई एक भुजा किसी अन्य त्रिभुज के कोण और एक भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। किससे? समकोण कोण समरूपता सर्वांगसमता नियम से। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कोण और एक भुजा किसी अन्य समकोण त्रिभुज के कोण और एक भुजा के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम। तो भाई जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके बाकी अंग भी, सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान हो, यानी इसके अन्य कोण और अन्य भुजा भी क्या होंगे? समान होंगे। इसके बाकी कोण और बाकी भुजा भी क्या होंगे? समान। इन दोनों त्रिभुजों के शेष कोण और मतलब संगत कोण और संगत भुजा क्या होंगे? समान होंगे। तो देखिए यहां से क्या मिल जाएगा? कोण BAC, दिस इंप्लाइज दैट यहां से क्या मिलेगा? कोण BAC बराबर कोण DCA बराबर क्या मिल जाएगा? कोण DCA मिल जाएगा। अब भाई कोण BAC का मान कितना है? I है। कोण BAC का मान क्या है? कोण I है। और DAC का मान कोण DCA का मान कितना है? R है। कोण DCA का मान कितना है? R है। तो यहां से हमको क्या मिल गया? कोण कितना मिल गया? कोण I बराबर कोण R, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या मिल गया? अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यही प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है। प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है? आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ये क्या है? प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो ये था हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ठीक ना। अर्थात ये जो आपतित तरंगाग्र अवलंब के साथ जो कोण बनाता है, परावर्तित तरंगाग्र भी अवलंब के साथ वही कोण बनाता है। भाई आपतित तरंगाग्र अवलंब के साथ जो कोण बनाता है, परावर्तित तरंगाग्र भी अवलंब के साथ उतना ही कोण बनाता है। यही तो क्या है? प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम, ठीक है। तो दोनों नियम का क्या हो गया? सत्यापन हो गया। और उम्मीद है वीडियो हमारा पसंद आया होगा, समझ में आए और मजा आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी टॉपिक में कक्षा 12 के जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो, टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के अगर सर्च करेंगे
टॉपिक का नाम लिख के इंदिरा स्टडी डाल के सर्च करेंगे तो वो टॉपिक आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद।